नमस्कार। वैसे तो देश के ज्यादातर राज्यों में आमने सामने की लड़ाई का मैदान सज गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ एक जो विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है। तो ज्यादातर राज्यों में आमने सामने की लड़ाई हो रही है। अपोजिशन इसमें कामयाब हो गया है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारे और इसके लिए कांग्रेस ने भी बड़ी कुर्बानी दी है। कांग्रेस अब तक के सबसे कम सीटों पर लड़ रही है। वो 300 भी उसकी संख्या पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी अभी इसमें संदेह है। अभी तक उसने 278 उम्मीदवारों की घोषणा की है और 20 एक उम्मीदवारों की और घोषणा होनी बाकी है। अगर 22 हो जाएगा तो 300 सीटें हो जाएंगी। पिछली बार वो 421 सीटों पर लड़ी थी, उसके पहले 464 सीटों पर लड़ी थी। तो कांग्रेस लगातार अपनी सीटों की संख्या कम होती जा रही है उसके लड़ने की, लेकिन इस बार जो अपोजिशन की एकता बनाने के लिए उसने ये काम किया है। कुछ राज्यों में जरूर ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में आमने सामने की लड़ाई है। आमने सामने की लड़ाई वाले राज्यों में, ऐसे राज्य जहां गठबंधन होकर करके कांग्रेस लड़ रही है, उसमें सबसे दिलचस्प लड़ाई दिल्ली की होने वाली है। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर दोनों तरफ के उम्मीदवार आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आ गए हैं सभी 7 सीटों पर और अब कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो अपोजिशन का यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। एकदम आमने सामने की लड़ाई है। यहां अभी तक ऐसा लग रहा था जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं आए थे और आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे थे जो पहली नजर में लग रहा था कि कमजोर है बीजेपी के मुकाबले। हालांकि बीजेपी ने भी अपने लगभग सारे उम्मीदवार बदल दिए थे। पिछली बार वो 7 सीटों पर जीती थी, पिछले 2 चुनाव से वो सभी 7 सीट जीत रही है और इस बार हैट्रिक के लिए लड़ रही है। उसने एक मनोज तिवारी को छोड़ करके जो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं, बाकी सभी सीटों पर अपने सांसदों को बदल दिया, सब नए चेहरे ले आए। तो उनके मुकाबले लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कमजोर हैं, चाहे वो सहीराम पहलवान हो या सोमनाथ भारती हो या कुलदीप कुमार हो या महाबल मिश्र हो। एक महाबल मिश्र ले देकर के ऐसे लग रहे थे जो जिनका पुराना बड़ा लंबा अनुभव है, वो पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं और सांसद रहे हैं, लेकिन बाकी अपेक्षाकृत कमजोर लग रहे थे और ये नहीं स्पष्ट नहीं हो रहा था कि किस वोट आधार को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का उम्मीदवार आया, कांग्रेस के 3 उम्मीदवार आए, वैसे ही लड़ाई का मैदान साफ हो गया और ये लग रहा है अब कि दिलचस्प लड़ाई होगी। ऐसे मोटे तौर पर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास बहुत ज्यादा वोट आधार नहीं। पिछली बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी और दोनों के 7 उम्मीदवार लड़े थे, यानी 14 लोग लड़े थे और तब 40% वोट आया था। 22% वोट कांग्रेस को मिला था और 18% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो ये सिंपल गणित जो साधारण हिसाब किताब है, उस आधार पर अगर कहें तो अब 14 की जगह इन दोनों के मिल करके 7 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो इन 7 उम्मीदवारों को पिछली बार से ज्यादा वोट कैसे आ सकता है? पिछली बार जब 14 उम्मीदवार पूरी ताकत लगा करके लड़े तो 40% वोट आया। अब तो 7 ही उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो दोनों का वोट अगर मिल जाए, ये मान लिया जाए कि वोट मिल गया पूरा और सब पिछली बार वाले सारे वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे, तब भी 40% ही होता है। फिर बीजेपी को 60% वोट पर बैठी है और बहुत कंफर्टेबल है, वो सारी सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर आप बारीकी में जाए कांग्रेस के उम्मीदवार आने के बाद, तो एक इसमें तस्वीर बनती है, एक ट्रेंड उभरता है, इसमें एक प्रवृत्ति दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली कोई एक लाइन स्पष्ट हो रही है इसमें। और वो लाइन ये है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने प्रवासी वोटों को निशाना बनाया है, उनको अपना लक्ष्य रखा है कि उनके वोट लेने हैं, प्रवासी मतदाताओं के वोट लेने हैं। राजधानी दिल्ली में कितने प्रवासी मतदाता हैं इसको लेकर के हमेशा डाउट रहता है। वो 30 लाख से 60 लाख तक का आंकड़ा बताया जा रहा है कि प्रवासी हैं। उसमें ज्यादा कितने बिहारी हैं, कितने पूर्वांचल के, ये पूर्वांचल का नंबर है। अगर इसमें राजस्थान की संख्या जोड़ेंगे या उत्तराखंड की जोड़ेंगे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा या मध्य प्रदेश वगैरह उड़ीसा के लोगों की संख्या जोड़ेंगे तो प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या भी 30-40 लाख या इससे ज्यादा कई बार बताई जाती है। और ये एक समय ऐसा था कि कांग्रेस इनकी पॉलिटिक्स करती थी। महाबल मिश्रा प्रतिनिधि चेहरा होते थे, बाद में तो शीला दीक्षित स्वयं उसका प्रतिनिधि चेहरा हो गई क्योंकि उनकी शादी उत्तर प्रदेश में हुई थी और बड़े कांग्रेस नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे से, तो वो खुद ही प्रवासी राजनीति का प्रतिनिधि चेहरा हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब से आम आदमी पार्टी का उभार हुआ, उसने इसको एक नया डायमेंशन दिया। कांग्रेस
का ये जो प्रवासी वोट है वो पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, और उसने पहले चुनाव से 1 दर्जन से ज्यादा प्रवासी उम्मीदवार विधानसभा में उतारने शुरू कर दी। 1 दर्जन तो लोग उसके जीत करके विधायक हो जाते हैं जो पूर्वांचल के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, झारखंड के। तो ये ऐसे लोग विधायक जीत जाते हैं 1 दर्जन। पिछले 2 चुनावों से ये देखने में मिल रहा है। और लोकसभा चुनाव में प्रवासी के नाम पर बीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधित्व है मनोज तिवारी का। पिछली बार जो 7 लोग जीते थे, बीजेपी ने इस बार उनमें 6 की टिकट काट दी। एक जो सीट रिपीट की भारतीय जनता पार्टी ने, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली की है, जहां मनोज तिवारी सांसद है। वो 2 बार से सांसद हो रहे हैं और उनको बीजेपी ने एक बार प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो विधानसभा चुनाव में वोट नहीं ट्रांसफर करा सके प्रवासियों का भाजपा के पक्ष में। भाजपा का जो अपना कोर वोट है, जो पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि वो दिल्ली के पंजाबियों और वैश्यों की पार्टी है, वो वोट उसको आया। हालांकि उसमें भी केजरीवाल ने एक डेंट जरूर किया हुआ है, क्योंकि हरियाणा के दिल्ली में जो वैश्य वोट है उसके भी 3 हिस्से हैं। एक दिल्ली के जो प्रॉपर लोकल दिल्ली के वैश्य हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ हरियाणा के हैं। तो हरियाणा का वैश्य वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ कुछ जोड़ा है, क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और वैश्य हैं। तो इस नाते भी एक वोट उन्होंने बीजेपी का थोड़ा बहुत डेंट किया है। और जो प्रवासी वोट जिसके लिए बीजेपी ने प्रयास किया मनोज तिवारी के जरिए, वो उसका प्रयास फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। और इस बीच कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने 3 प्रवासी उम्मीदवार उतार दिए हैं, तीनों बिहार के रहने वाले हैं। 3 बिहारी उम्मीदवार दिए हैं। तो अपने आप ये पूरा नैरेटिव दिल्ली का चेंज हो जाएगा। इसके साथ एकदम अगर इस तरह का डिवीजन हुआ तो बीजेपी के पुराने जो वोटर हैं पंजाबी और वैश्य, वो एक तरफ और बाकी वोट एक तरफ हो जाएगा। फिर ये बीजेपी के लिए मुश्किल वाली स्थिति होगी। जो 3 बिहारी उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, उसमें जो सबसे नया चेहरा है वो कन्हैया कुमार का है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और फायर ब्रांड लीडर हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, सीपीआई छोड़ करके और कांग्रेस में गए हैं। कांग्रेस ने उनको जो अपना स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसका प्रभारी बनाया हुआ है। बिहार के बेगूसराय से वो चुनाव लड़े थे, सीपीआई के टिकट पर जीत नहीं पाए थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, क्योंकि वहां लालू यादव ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था। और उस समय मोदी की ऐसी लहर थी बिहार में, पूरी लहर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की थी, वो जीत नहीं सके थे। इस बार भी बिहार की 2 सीटों से उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन अंततः वो दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे मनोज तिवारी के खिलाफ। तो एक तरफ मनोज तिवारी जो बीजेपी की ओर से प्रवासी और पूर्वांचल के मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं, और दूसरी ओर फायर ब्रांड लीडर कन्हैया कुमार। ये दोनों का मुकाबला होगा इस पश्चिमी उत्तर पूर्वी दिल्ली पर। कन्हैया कुमार के साथ एडवांटेज है कि उनको लेकर के उत्सुकता है लोगों में, उनको लेकर के जिज्ञासा है। वो फायर ब्रांड लीडर हैं, यूथ हैं, तो वो अपने साथ वो जोड़ सकते हैं। मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है, तो उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी और सरकार के खिलाफ भी जो एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो उसका असर भी उनके ऊपर होगा। कन्हैया कुमार के साथ डिसएडवांटेज की बात यह है कि जैसे ही वो कैंडिडेट हुए हैं, वैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव जो बंद हो गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था, वो वापस आ गया है। जेएनयू में उनके ऊपर भारत विरोधी नारा लगाने का आरोप लगा था, जो गलत साबित हुआ, लेकिन अब भी वो चीजें सोशल मीडिया में घूमती हैं। एक अस्पष्ट सा नारा दिखाया जाता है जिसमें लगता है कि कन्हैया कुमार भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उसके लिए वो जेल भी गए थे, और ये कि टुकड़े टुकड़े गैंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उनके खिलाफ एक डिसएडवांटेज होगा उनका, और इसको यहां भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। तो वो एक लेकिन कांग्रेस ने जोखिम लिया उनको देकर के, राहुल गांधी की पसंद बताए जा रहे हैं। जो बाकी दो जो बिहारी हैं या प्रवासी उम्मीदवार हैं, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्र और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती। महाबल मिश्र का बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है, वो पिछले 40 साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। वो पार्षद रहे हैं, फिर विधायक हुए, फिर सांसद भी हुए, और अब उनका बेटा अभी विनय मिश्र विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से महाबल मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में एक साइजेबल वोट पर वो अपना असर रखते हैं। अगर उनके आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का वोट भी जो है वो जुड़ता है, तो वो अच्छी लड़ाई दे सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्र भी, और सोमनाथ भारती 3 बार से विधायक जीत रहे हैं, और कई मामलों में कई चीजों को लेकर के वो बड़े कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लेकिन वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं बासुई स्वराज के खिलाफ। तो इंडिविजुअल किसका कितना असर है ये एक अलग बात है, लेकिन 7 में से 3 सीटों पर प्रवासी उम्मीदवार उतार करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह मैसेज दिया है कि ऑलमोस्ट 40% जो आबादी है, जिसको माना जाता है कि
राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में जो प्रवासी आबादी है 40% के करीब, उतना उसके प्रतिनिधित्व के अनुपात में उसको टिकट दिया है। तो ये अगर प्रवासी वोट को अपनी तरफ खींचने की, अपने तरफ लाने की एक स्ट्रेटजी है, एक योजना है, और अगर ये योजना कामयाब होती है तो फिर दिल्ली की लड़ाई कांटे की टक्कर हो जाएगी। अभी तक ऐसा लग रहा था कि एक तरफा लड़ाई है, बीजेपी के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ दिख रहा था, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर है ऐसा, जहां बीजेपी का पुराना आधार रहा है, नरेंद्र मोदी के प्रति एक रुझान है और एक ट्रेंड है, मतदाताओं ने वोट देने का एक ट्रेंड डेवलप कर लिया है कि वो लोकसभा में बीजेपी को वोट करते हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं। तो ये ट्रेंड, अब इस ट्रेंड में लग रहा था कि एक तरफा चुनाव होगा बीजेपी में, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रवासी का कार्ड चला है, और उसके पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उससे भी कहीं ना कहीं एक सहानुभूति होगी उनके मतदाताओं के मन में। हालांकि उस बीजेपी के मतदाताओं के मन में सहानुभूति आई होगी या नहीं आई होगी, ये इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि जब तक बीजेपी, जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करते थे, जब तक उसके मन में सहानुभूति का भाव नहीं आएगा तब तक वोट नहीं बढ़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी के ही मतदाताओं, समर्थकों के मन में सहानुभूति है तो फिर वो वोट कंसोलिडेट होगा, लेकिन वो वोट बढ़ेगा नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता घर घर जाकर के उनकी गिरफ्तारी के बारे में बता रहे हैं, ये भी समझाने की कोशिश हो रही है कि जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो बंद हो सकती हैं, और इसका इतना मजबूत नैरेटिव बना कि उपराज्यपाल जो है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, उनको एक बयान जारी करके ये कहना पड़ा कि ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, कोई स्कीम बंद नहीं होने जा रही है। ये बात ठीक भी है कि उनके जेल जाने से कोई स्कीम बंद नहीं हो रही है, लेकिन एक सहानुभूति अगर उनके प्रति होती है तो वो सहानुभूति का फैक्टर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के साथ आने का फैक्टर, और प्रवासी वोट को अपने साथ लाने के लिए 3 उम्मीदवार उतारने का फैक्टर, ये तीनों मिलकर के दिल्ली के मुकाबले को, दिल्ली के चुनाव को दिलचस्प बना देंगे। जिन उम्मीदवारों की टिकट कटी है बीजेपी की, उनके समर्थक निश्चित रूप से निराश होंगे। जैसे प्रवेश वर्मा बड़े नेता हैं, जाटों के बड़े नेता हैं, उनकी टिकट कट गई और वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इसी तरह से रमेश बिदोड़ी जो बड़े नेता हैं गुजरों के, और उनकी टिकट भी कट गई, वो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे। तो पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में जाट और गुजर जो मतदाता है, अगर उनमें किसी तरह की नाराजगी का भाव आता है, या इन दोनों नेताओं के समर्थकों के मन में, क्योंकि टिकट तो बीजेपी ने वही रिपीट किया, उसी जाति उसी समुदाय को टिकट दिया, लेकिन अगर जो समर्थक हैं उनमें अगर नाराजगी होती है और वो किसी तरह की भीतरघात करते हैं, तो फिर उसका नुकसान भी बीजेपी को, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर को मिला करके ये कह सकते हैं कि दिल्ली की लड़ाई, दिल्ली का मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। यहाँ कांटे की लड़ाई हो सकती है। नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा।